जैसे कि मैंने चिपको मोमेंट डिस्कस कर लिया है, तो उसी से मिलता जुलता एक और मोमेंट है जिसको हम बोलते हैं अपिको मोमेंट। नाम अलग है बस, लेकिन काम वही है, पर्पस वही है। तो उसी तरीके से देखते हैं कि क्यों हुआ भाई, क्या ज़रूरत पड़ी, और चिपको मोमेंट कैसे एक दूसरे मोमेंट को इस लेवल पे प्रभावित कर गया। आप देखेंगे आसपास का ईयर है, चिपको मोमेंट चालू हुआ था तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला पूरे उत्तराखंड में। पूरे उत्तराखंड में नहीं, आप बोलिए पूरे भारत में वो वायरल हुआ। जो आज हमारा जेनजी का टर्म है ना, वायरल, तो पूरे इंडिया में वायरल हुआ वो, फैला, जिसको हम बोलते हैं स्प्रेड हुआ। तो उसी तरह से ये मोमेंट भी कैसे अपीको मोमेंट को इंस्पायर कर गया वो देखेंगे अभी। कहाँ हुआ भाई? उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। और ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट वाला एरिया है जिसको हम शायदरी भी बोलते हैं महाराष्ट्र में। अपने आप में एक हॉटस्पॉट है, जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, यूनेस्को साइट है अपने आप में एक, करेक्ट। तो इस लेवल की ऐसी साइट है। अगेन आपको बताया मैंने, जब हम आज़ाद हुए हमारे वही कानून थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे फॉरेस्ट के लिए। हमने उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया। स्टेट का बहुत अच्छा कंट्रोल था उसके ऊपर, अपनी मर्जी से यूज़ कर रहे थे फॉर द पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट। बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि डेवलपमेंट और डिग्रेडेशन के बीच में कुछ संतुलन बनाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो समझ में नहीं आ रहा था। और एक सिचुएशन ऐसा आया कि पर्टिकुलर उस एरिया में, उत्तर कन्नड़ा वाले एरिया में, वहाँ पे पेड़ों की संख्या बहुत ही कम हो गई। और लोग वहाँ के, देखिए, मैं अगर सिटी में रहूँ, मैं बेंगलोर में रहूँ, मुझे नहीं समझेगा यार कि उस एरिया में क्या हो रहा है, बिकॉज मैं उस एरिया के पेड़ों पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं उस एरिया की डायरेक्ट इकोलॉजी से कनेक्टेड नहीं हूँ। मुझे ज़रूर मैं उसका इम्पैक्ट झेलूंगा, लेकिन डायरेक्ट कनेक्टिंग जो है लोग हैं वो ज़्यादा झेलेंगे। तो इसलिए उनको असर पड़ेगा तो वही आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता ना, हम तो दूर बैठे हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कैसे चीज़ें बढ़ी। अपिको का मतलब होता है टू हग, वही चिपको का मतलब भी होता है एम्ब्रेस करना, उसी तरह से अपिको का मतलब होता है हग करना कन्नड़ा में। तो विलेज के जो लोग थे उन्होंने हग करना चालू कर दिया पेड़ों को, कि पेड़ कट नहीं होंगे भाई। और साथ ही साथ उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें की। जो डिफॉरेस्टेशन हुआ था उसको कैसे उन्होंने, इतने ज़्यादा सेपलिंग्स उन्होंने लगाए कि उस एरिया को उन्होंने वापस हरा भरा किया। ज़रा समझते हैं। देखिए वही बता रहा था यहाँ पे मैं, डेवलपमेंट वर्सेस डिस्ट्रक्शन। एक टाइम ऐसा था कि वहाँ पे 81% फॉरेस्ट कवर था जब हम आज़ाद हुए 1950 के आसपास। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे इस लेवल पे वहाँ पे पेड़ों की कटाई हुई। भले आप पेपर बनाने के लिए चाहिए तो पेड़ की लकड़ी चाहिए, फर्नीचर के लिए चाहिए तो चाहिए, लकड़ी चाहिए ना भाई। अदरवाइज आप वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना लो जंगलों में, मतलब वहाँ से आप। तो देखिए डेवलपमेंट तो हो रहा है, नो डाउट, ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या हम इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। वहाँ पे 3P बहुत फेमस हो गए थे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का 3P नहीं है भाई, प्रेयर पिटिशन वाला नहीं है। ये 3 जो P है, इसमें पहला P आता है पेपर, पेड़ों से क्या मिल रहा है? पेपर, लकड़ी। दूसरा आता है आप पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उस एरिया में जनरेट कर दिया आपने। और तीसरा आ रहा है प्लाईवुड। अब जैसे भी सिक्वेंस में बोल लीजिए, लेकिन ये 3P है, उस एरिया में बहुत फेमस हो गए थे। लेकिन इस 3 के P के बाद और ओ था पॉवर्टी। ये 3P की वजह से जो उस एरिया के लोग थे उनको जो सफ़र करना पड़ा वो था पॉवर्टी। क्योंकि इस 3P से फ़ायदा किसका हो रहा था? इस 3P से फ़ायदा हो रहा था गवर्नमेंट का, कॉन्ट्रैक्टर्स का, इंडस्ट्रीज़ का। लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों का क्या? वो तो फ़ायदा नहीं हो रहा था वहाँ पे, करेक्ट। तो इसीलिए अब यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसा आया, 1980 का दशक जब आ गया तो सिर्फ वहाँ पे 25% वहाँ पे फॉरेस्ट कवर रह गया। खुद सोचिए, 80% से 25% तक की सिचुएशन आ गई वहाँ पे। क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं? बिल्कुल। साथ ही साथ वहाँ पे किस चीज़ का प्रमोशन हो रहा है, किस चीज़ का प्लांटेशन हो रहा है? टीक का। जो साल ट्री है उसकी कटिंग हो रही है, जो बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट ट्री हैं, जो मतलब नेचर, मतलब उनका लंबे टाइम से, साथ में वहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर अब हो रहा है। तो डेफिनेटली वहाँ की बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। अगेन वहाँ पे, जैसे आपको बता दूं मैं, 2011 में एक रिपोर्ट आई थी, गडगिल रिपोर्ट, जिन्होंने बोला था भाई कि वेस्टर्न घाट को बचा लो। ये वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं हम लोग, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अब कुछ काम नहीं किया गवर्नमेंट ने, उसका रिजल्ट गवर्नमेंट को 2018 में देखने को मिला जब केरला के फ्लड आए। ठीक है, तो वही होगा।
ये सब चीज़ें ही होंगी अगर हम ध्यान नहीं देंगे बायोडाइवर्सिटी पे, क्योंकि अब अभी ध्यान नहीं देंगे, बाद में फिर जब नेचर बैलेंस करने पे आता है तो हमें तो पता ही है फिर नेचर का अपना तरीका, वो सबसे नेचर का बेस्ट तरीका है, फिर वो सोचता नहीं किसी के बारे में। तो इस 3 के बाद जो वहाँ के लोग जो मार्जिनलाइज हो गए, ट्राइबल और फॉरेस्ट डिपेंडेंट ग्रुप, वो पॉवर्टी का सामना कर रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। और अभी तो देखिए, अभी तो लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए कि लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहे हैं तो उनको प्रॉपर एकोमोडेशन अब गवर्नमेंट उस पर काम करती है। पहले उतना स्ट्रिक्ट नहीं था ये। पहले लोगों को उनके एरिया से डिस्प्लेस कर दिया, इसी की वजह से तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे आगे हम। करेक्ट, इतना बड़ा मूवमेंट हुआ हमारे यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन, यही रीजन था। तो लोगों को डिस्प्लेस तो किया जा रहा, बट दे आर नॉट गेटिंग द करेक्ट बेनिफिट जितना उन्हें बोला गया, जितना पेपर पे है। एक तो बेचारे यार पढ़े लिखे नहीं है, उनको उतना पता भी नहीं चलता कौन सा पेपर वो साइन करते हैं। तो इसकी वजह से उस एरिया के लोग काफ़ी पॉवर्टी में जीने लगे। और बाद में उन्होंने फिर, उनके सामने तो एक इंस्पायरिंग मोमेंट था चिपको मोमेंट जैसा। फिर अब वो क्या करेंगे, वहाँ का जो युवक मंडली संघ था जो सिरसी विलेज का, उन्होंने फिर अब काम करना चालू किया। क्राइसिस आ गया, इन्वायरमेंट क्राइसिस आ गया वहाँ पे वेस्टर्न घाट और सह्याद्री हिल्स में। कौन कौन से एरिया है वहाँ पे, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, काफ़ी ड्रॉट की सिचुएशन आ रही है वहाँ पे। ऑफकोर्स जब तुम 25% से 80% से 25 पे ला दोगे तो ये सिचुएशन आएगी ही आएगी ना। करेक्ट। सो द अपिको मूवमेंट इमर्ज एज अ काउंटर फोर्स टू दीज डिस्ट्रक्टिव ट्रेंड्स विथ अ गोल टू प्रिजर्व द नेचर हेरिटेज ऑफ द वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट लिटरली काफ़ी सुंदर है यार, जिन्होंने देखा है देखा है, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ आके देखिए। ऑब्जेक्टिव क्या था इस मोमेंट का, सेव करना है जितना, चलो हो गया मान लिया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, लेकिन जो बचा है उसको प्रिजर्व करना है और ग्रो करना है। इसको कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा है उपसु, ग्रो करना है, अफॉरेस्टेशन करना है, सैपलिंग्स लगानी है, और दैट टू रैशनली, इको फ्रेंडली तरीके से। ऐसा ना हो कि दबा के फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हो आप। तो ये 3 इनके ऑब्जेक्टिव थे, ये अपने ऑब्जेक्टिव में सफल भी हुए। क्योंकि जब देखो, आप खुद देखिए कि जो अपिको मोमेंट था काफ़ी सक्सेसफुल रहा अपने आप में। जैसे चिपको मोमेंट को हमको देखते हैं, क्योंकि अपने आप में ना एक डेमोक्रेटिक मेथड है प्रोटेस्ट करने का। ये मराई मतलब क्या बोलते हैं, लड़ाई वाला थोड़ी है ये। एक बहुत डेमोक्रेटिक मेथड है अपने आप को पेड़ों को बचाने का, अपनी बातों को रखने का। करेक्ट, सब में दम थोड़ी होता है कि अभी मोनार्की थोड़ी चल रही है, डेमोक्रेसी है, सबकी बातें मानी जाएंगी। कैसे कोई किसी को जान लेके पेड़ कट कर सकता है? वो जमाना चला गया 1730 वाला, जब खेजड़ी ट्री के साथ हुआ था वो, अमृता देवी जी के साथ हुआ था वो। अब वो थोड़ी होगा। तो डेफिनेटली दिस मोमेंट वॉज सक्सेसफुल इन द कर्नाटका, और काफ़ी उससे इंस्पायर होके अभी आगे देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया, मेथड क्या था उनके। उसके बाद सक्सेस होने के बाद उन्होंने क्या किया, फुट मार्चेस किया, बाकी एरिया में भी इंगेज किया लोकल कम्युनिटी को कि आप हमारे साथ जुड़िए। उस पूरे एरिया में फोक डांसेस, स्ट्रीट प्ले, एक तरह से ना इकोलॉजी को, मतलब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये सब चीज़ें, ये तौर तरीके उन्होंने अपनाए, स्लोगन्स यूज़ किए उन्होंने। वहाँ पे पब्लिक को अपने साथ जोड़ा, वहाँ के गाँवों को जोड़ा, उनको समझाया कि कैसे पेड़ों की कटाई से हमारा लॉस हो रहा है, हमारा ना, हम गरीब होते जा रहे हैं, मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं, और फ़ायदा सिर्फ किसको हो रहा है, जो बाहरी लोग हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अफॉरेस्टेशन को प्रमोट किया गया, साथ ही साथ इसका साथ मतलब इसको किस मतलब जब इन लोगों ने चालू किया तो इसको सपोर्ट किसने दिया, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने भी सपोर्ट दिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ना लूपहोल और देखने को मिलती है, वो क्या है, वो ये है कि ये लोग तो भाई अपना मतलब इंडिजीनियस ट्री उगा रहे हैं, सैपलिंग्स उगा रहे हैं। यहाँ तक कि रिकॉर्ड है कि इन लोगों ने 1.2 मिलियन सैपलिंग्स उगाई थी सिरसी रीजन में ड्यूरिंग 1984 टू 1985 के बीच में। लेकिन ये देखने को मिला कि जो विलेजर्स हैं वो जो सैपलिंग्स ला रहे हैं वो 20 पैसे की है, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बेच रहा है वो 2 रुपये की बेच रहा है। तो ऑफकोर्स ये बात है, 1 रुपये 80 पैसा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके ऊपर वो कर रहा है, कमीशन ले रहा है। साथ ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, फर्टिलाइजर दबा के यूज़ कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्होंने बोला कि नहीं, इस तरह से तो नहीं चलेगा, बिकॉज फर्टिलाइजर भी ज़्यादा यूज़ करना इज़ नॉट गुड, घातक होता है वो, अगेन वो नेचर को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इन्होंने बोला कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो मनी मेकिंग प्रोग्राम है ना, और कैपिटल इंटेंसिव जो उनकी सोच है, हम उनके साथ नहीं जुड़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपने लेवल पे इसको काम करेंगे। और उस लेवल पे उन्होंने
सैपलिंग्स उगाई और ग्रो किया। जहाँ भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंटरफेयर करता था, इन्होंने उनको साइडलाइन किया। तो इससे समझ में आता है कि किस तरह से गवर्नमेंट हर जगह पे मनी मेकिंग के बारे में वहाँ पे भी सोच रही थी। बट कि जो इंडिजिनियस लोग थे, जो लोकल लोग थे, उन्होंने बोला, जो एक्टिविस्ट थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपने एरिया में ग्रो करेंगे सैपलिंग्स, अपने तरीके से करेंगे, हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। और रैशनल यूज़ किया एक तरह से फॉरेस्ट रिसोर्स का, इस तरह से नहीं कि आप पेड़ों को कट कर रहे हो डायरेक्टली। ऑफकोर्स पेड़ों की कटाई होती है, मैं इस बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन किस लेवल पे हो रही है, कितनी ज़रूरत है उस पर हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है जानना और समझना। तो उन्होंने बोला कि रैशनल यूज़ करेंगे हम इसको। क्या किया उस एरिया में? फ्यूल एफिशिएंट चूल्हा। यार उस टाइम पे गैस वाला उतना हैबिट नहीं था, आप बोलोगे गैस उतना नहीं होते थे उस टाइम पे। तो चूल्हा बनाए गए जो फ्यूल एफिशिएंट है। वहाँ के जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने लोगों के लिए बनाए, क्योंकि लोग ऑफकोर्स लकड़ी लेके जाते हैं, क्योंकि मैंने 2000 तक ये सब चीज़ें चलती थी, 2005, 6 तक, 10 तक ये सब चीज़ें चूल्हा पे बनाई जाती थी। अब तो गैस पे बनाई जाती है, तो उसके लिए लकड़ी लेके आते थे। तो बोला कि वैसे चूल्हा बनाओ जो फ्यूल एफिशिएंट हो, लकड़ी कम लगे उस पर। बायोगैस प्लांट बनाया उन लोगों ने, उस एरिया में एक्टिविस्ट ने। एजुकेशन फैलाया कि कैसे हमें ट्रीज को बचाना है, करेक्ट, कैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो ऑफकोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट की किताबी नॉलेज तो अलग है, लेकिन जो उस एरिया में काम कर रहा है, जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी, वो ज़्यादा अच्छा कर पाती है उसके लिए। अदरवाइज किताबों में तो बहुत सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने भी पढ़े हैं, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे। ओके, तो ये हमें ऑफकोर्स इनकी को बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ भी हुए। गवर्नमेंट वहाँ पे कैपिटल लगा के पैसा कमाना चाहती है, जबकि ये लोग नेचर को बचा रहे हैं। अगेन इकोनॉमिक इनइक्विटी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। तो इस तरह से अपिको मूवमेंट अपने आप में ह्यूज सक्सेसफुल रहा। और आप खुद सोचिए यार, अगर ये मूवमेंट नहीं होते तो क्या आपको लगता है कि हम लोग आज वेस्टर्न घाट को ऐसा देख रहे हैं? अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं वैसे उसको बचाने के लिए, वहाँ के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उसको। बहुत सारे रिपोर्ट्स आती हैं कि कैसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है वहाँ पे। अब एक तरह से प्रॉपर मनी मेकिंग चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे अब फार्म्स बन रहे हैं बड़े बड़े, पेड़ों को कट किया जा रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं, मैं देखता हूँ ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को अब सोचना चाहिए कि अभी भी देर नहीं है, काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज एक टाइम ऐसा आएगा जब पेड़ ही नहीं दिखेंगे वहाँ पे। सो थैंक यू वेरी मच। अभी और मूवमेंट के साथ हम आएंगे और देखेंगे कैसे एक्टिविस्ट ने एक बड़े लेवल पे काम किया है एनवायरनमेंट को बचाने का। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।